दोस्तों, नेचर आइज अकेडमी के आपका फिर से स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक पर्यावरण से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लेके आए हैं। अर्थात इसको विश्लेषण परक टॉपिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित और ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीसीएस के एग्जाम में भी अभी पिछले वर्ष ही 2019 और 20 वाले पीसीएस प्री में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, सुपोषण से संबंधित। तो दोस्तों ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन, ये ज़्यादातर हम लोग सुनते रहते हैं डेली दिनचर्या की बातों में, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं होता कि इसी चीज़ को ये कहा जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि लगभग सभी पर्यावरण से संबंधित एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं कोई ना कोई। और ये लगभग आप ये देखिए कि आजकल इससे संबंधित क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि पर्यावरण ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। तो ये जरूर ध्यान देना है, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, इनको ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग। तो पर्यावरण का जैसे पहला टॉपिक है निकेत। निकेत नाम हो सकता है आपने सुना हो, निकेत, इसको इंग्लिश में नीचे भी कहा जाता है, निके भी कह देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो निके क्या होता है, निकेत क्या होता है? तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक आवास होता है, आवास में अर्थात जहाँ पे लोग रहते हैं, हैबिटेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वो उसका आवास होता है, सामान्यतः निवास होता है, एक एरिया होता है पर्टिकुलर। लेकिन यहाँ पर वो सहज फील करता है और वातावरण से अपने आप को अस्तित्व के बनाए रखने के लिए सहजता या सुलभता प्राप्त होता है, वो उसका निकेत कहलाता है दोस्तों। अगर निकेत की हम लोग परिभाषा को देखें तो ये ऐसे है कि जैसे ऐसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरणीय दशाएं सुलभ होती हैं, पर्यावरणीय दशाएं दोस्तों सुलभ होती हैं, वो उसका निकेत कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसका संबंध जीवों के कार्यात्मक दक्षता या कार्यात्मक लक्षण से है। अर्थात ये इसका ऑक्यूपेशन जीव का यहाँ पे होता है, जहाँ पे जीव वर्क करता है और खाता पीता है या शिकार करता है, तो वो उसका निकेत कहलाता है, अर्थात नीचे भी कह सकते हैं, निकेत कहलाता है। तो दोस्तों निकेत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जरूर जाता है। और जबकि हैबिटेट क्या है दोस्तों, ये हैबिटेट एक ऐसा स्थान होता है, एरिया होता है, जहाँ पर सामान्यतः कोई भी जीव रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि बगुला पेड़ों पर रहता है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादातर तालाब में पाया जाता है, शिकार करते हुए या कुछ भी करते हुए। तो बगुला तालाब में रहता है, तालाब उसका एक प्रकार का निकेत हो गया, जबकि उसका हैबिटेट या आवास दोस्तों क्या हुआ, ये आपका वृक्ष हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग निकेत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट है। और ये क्या है कि सामान्यतः दो विभिन्न प्रजातियों के निकेत एक नहीं हो सकते हैं, अर्थात अलग अलग प्रजाति का निकेत अलग अलग ही होगा, जबकि आवास दोस्तों एक ही हो सकता है। अर्थात एक ही स्थान पर कई जीव रह सकते हैं, लेकिन एक ही निकेत में कई जीव नहीं रहते हैं, अर्थात सबका जीव का अपना निकेत अलग अलग होता है। जैसे बगुला का अलग होगा, दूसरे पक्षियों का अलग होगा, शेर का अलग होगा, टाइगर का अलग होगा, तो ऐसे ही सबके अलग अलग निकेत पाए जाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चीज है। तो इसलिए इसका और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो ये जोसेफ ग्रेनविले ने दिया था 1917 में। निकेत शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया दोस्तों? तो जोसेफ ग्रेनविल, जोसेफ ग्रेनेल 1917 में किया था। तो ये जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि निकेत क्या होता है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने चित्र से भी दर्शा दिया गया है। ये वृक्ष है, वृक्ष में जैसे कोई पक्षी रह रहा है और यहाँ पे देखिए तालाब है, तालाब में वो खाता पीता है और जाके वृक्ष में रुक जाता है, तो ये उसका निकेत हो जाएगा और ये उसका आवास स्थल हो जाएगा, पेड़, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं। जैसे आवास में हमें बता दिया कि हैबिटेट है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ जीव सामान्यतः रहते हैं, ये उसका आवास स्थल कहलाता है दोस्तों। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट शब्दावली है वो है अनुकूलन। इसको इंग्लिश में एडॉप्टेशन दोस्तों कहा जाता है। अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन से संबंधित हम लोग देखते हैं एडॉप्टेशन क्या होता है। तो किसी जीव की बनावट, व्यवहार या फिर जीने की पद्धति, बनावट, व्यवहार या फिर जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में निवास करता है या रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि वह अपनी बनावट के आधार पर, व्यवहार के आधार पर या उसके जीने की जो कला है
उसके आधार पर रहने का जो प्रयास करता है वो उसका अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षियों की चोंच होती है, तो पक्षियों की बनावट की जो चोंच होती है वो अलग अलग होती है। पक्षियों की चोंच, तो पक्षियों की जो चोंच होगी, किसी की मोटी चोंच होती है, किसी की पतली चोंच होती है। कुछ पक्षियों के पंख मजबूत होते हैं, कुछ के थोड़ा पतले होते हैं अर्थात कमजोर होते हैं। जैसे मछलियों के गिल्स होते हैं, तो ये इसको एडोप्टेशन अर्थात अनुकूलन करने के लिए सहायक होते हैं, इसलिए ये अंग मजबूत या पतले हो जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, अलग अलग इसमें अनुकूलन के लिए जरूरी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आनुवांशिक आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हैं। जैसे पक्षियों की चोंच मैंने बताया, तो पक्षियों का चोंच एक दिन में नहीं बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे जिराफ वाला एग्जांपल लिया जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई। तो ये अडोप्टेशन के लिए, अनुकूलन के लिए किया गया दोस्तों। उसके अनुकूलन के लिए ऐसे ही हर जीव का अपना अनुकूलन अलग अलग होता है, ठीक है। तो अनुकूलन रहने के लिए वो जीव इस टाइप की चीजें करते हैं या इस टाइप के उनके अंगों का विकास होता है। तो अगला दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है अनुहरण। इसको इंग्लिश में मिमिक्री कहा जाता है दोस्तों। मिमिक्री जैसे हम लोग देखते होंगे टीवी चैनल, टीवी वगैरह में, कॉमेडी वगैरह में, तो वैसे ही जो मिमिक्री एक टाइप का है। इसमें क्या किया जाता है कि कुछ जीव शत्रुओं से बचने के लिए, अपने आप को शत्रुओं से बचाने के लिए उनके जैसे आवाज निकालते हैं जो अपने से मजबूत जीव होते हैं। जैसे कुछ विषैले जीव वो सर्प होते हैं, तो गैर विषैले सर्प भी वैसे ही फुफकार मारते हैं, अर्थात गैर विषैले जीव भी वैसे ही आपको फुफकार मारेंगे जैसे विषैले सर्प करते हैं। और कुछ पक्षी या कुछ जंतु वैसी आवाज निकालने का भी प्रयास करते हैं जो खतरनाक शत्रु निकालते हैं, तो वो उनके अनुहरण के लिए अर्थात मिमिक्री करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी स्वयं की रक्षा हो सके दोस्तों। तो इसलिए वो अनुहरण करते हैं अर्थात मिमिक्री करते हैं। तो ये दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये है दोस्तों जैव संचयन। आप लोगों ने देखा होगा कि गिद्धों वाली बात सुनी होगी, डीडीटी वगैरह, उसी से संबंधित दोस्तों है ये। तो जैव संचयन में क्या होता है, इसको इंग्लिश में दोस्तों बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। इंग्लिश शब्द भी दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी हानिकारक पदार्थ या प्रदूषकों का प्रवेश किसी जीव में होता है, अर्थात जैसे डीडीटी का प्रवेश किसी जीव के अंदर हो जाता है, तो ये उसका जैव संचयन कहलाएगा दोस्तों। तो ये एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है अर्थात प्रोसेस है, जिसमें हानिकारक संदूषक अर्थात हानिकारक तत्व या पदार्थ व्यक्ति के या किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, तो ये जैव संचयन कहलाता है अर्थात बायो एक्यूमुलेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं। तथा इन संदूषकों के जैव अन्यूनीकरण के कारण जैव जीव में इनका संचयन लगातार बढ़ता जाता है। जैव अनिम्नीकरण का मतलब दोस्तों क्या होगा कि इनका अपघटन नहीं होता, अर्थात ये टूटते नहीं है। तो इसलिए ये पोषक तत्व क्या होते हैं, लगातार अगली पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात अगले पोषक स्तर में चलते चले जाते हैं, इसलिए ये खतरनाक स्थिति पे आ जाते हैं। तो इनका संग्रहण भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो जैव संग्रहण अर्थात बायो कंसंट्रेशन। जैव संचयन का संग्रहण जैव संग्रहण कहलाता है, या संदूषकों का केंद्रीकरण क्या कहलाता है दोस्तों, जैव संग्रहण अर्थात पोषक तत्वों का जो संग्रह होता है जीवों में, वो जैव संग्रहण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है ये है आपका जैव आवर्धन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैव आवर्धन किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है दोस्तों। बायोमैग्निफिकेशन ये क्या होता है, तो जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषण स्तर के जीव में होता है, तो इन प्रदूषकों की मात्रा एवं संग्रहण में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है दोस्तों। उत्तरोत्तर वृद्धि से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, तो उत्तरोत्तर वृद्धि का मतलब जैसे आप घास है, ये आहार श्रृंखला है दोस्तों, या फूड चेन इसको कहा जाता है। तो इसमें घास को कौन खाता है दोस्तों, तो मेंढक टिड्डा खाता है जैसे दोस्तों, ठीक है। तो घास को खाएगा टिड्डा, और टिड्डा को खाएगा मेंढक, और मेंढक को खाएगा सर्प, और सर्प को खाएगा बाज। ठीक है दोस्तों, तो घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प और बाज, ये आपकी आहार श्रृंखला बन गई। तो आहार श्रृंखला में पूछा जाए कि बायो मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा,
तो ये आपका स्वभावतः किसमें होगा, बाज में होगा, क्योंकि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही दोस्तों। अर्थात सबसे ज्यादा जो प्रदूषक पाया जाएगा वो किसमें पाया जाएगा, बाज में पाया जाएगा। अर्थात सर्वोच्च पोषण स्तर वाले को, जिसके जो सब कुछ खाता हो उसके में पाया जाता है। अर्थात जो चौथे स्तर पे या सर्वोच्च स्तर पर होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा ये पोषक तत्व पाया जाएगा जो हानिकारक होते हैं, जैसे गिद्ध वगैरह इस सर्वोच्च पोषक स्तर में आ जाते हैं, इसलिए ये इनका नष्ट हो जाता है, क्योंकि डीडीटी के कारण ये नष्ट हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आहार श्रृंखला की मैंने बात की, तो ऐसे ही आहार जाल होता है, और जैसे मैंने बताया कि ये घास टिड्डा खाता है, ठीक है, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को सन। अगर यही चीज जैसे घास को खाने वाला दूसरा जीव हो जाए, खरगोश हो जाए, खरगोश को खाने वाला दूसरा जीव हो जाए, अर्थात विकल्प ज्यादा हो जाए, तो जब जीवों को खाने के विकल्प ज्यादा होंगे तो वहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, वहां पे आहार जाल बन जाता है पूरा। अर्थात जैव विविधता मजबूत हो जाती है, और जैव विविधता जब मजबूत होती है तो जीवों के अस्तित्व को खतरा कम हो जाता है। इसलिए आहार जाल मजबूत होने चाहिए दोस्तों। और आहार श्रृंखला जो आपस में मिल जाती है, बहुत सारी बड़ी आहार श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, तो आहार जाल का निर्माण कर लेते हैं, तो ये आहार जाल होता है। अगला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2019-20 में पीसीएस में पूछा गया वो है सुपोषण। इसको इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं, तो यूट्रोफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जल, जैसे जल में देखा होगा आप लोगों ने, तो कई बहुत सारे पेड़ पौधे उगाते, बहुत सारे पेड़ पौधे। तो इसको थोड़ा सा परिभाषा देख लेते पहले, कि जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि यूट्रोफिकेशन कहलाती है दोस्तों। तो जल में जब बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं तो वो यूट्रोफिकेशन ही है। अर्थात बहुत सारे तत्व जैसे हम लोग नष्ट करते रहते हैं और नाली से बहा जाता है, या प्रकृति में अपने आप नष्ट होकर बहते रहते हैं, बाढ़ आड़ वगैरह से आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक पोषक तत्व पहुंच जाते हैं जल में। जब अत्यधिक दोस्तों पोषक तत्व हो जाएंगे तो पेड़ पौधे की, कुछ पेड़ पौधों की अत्यधिक तीव्र वृद्धि हो जाती है, और वो पेड़ पौधे जैसे शैवाल की बहुत ज्यादा तीव्र वृद्धि हो जाती है। तो इस घटना को एल्गी ब्लूम कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एल्गी ब्लूम क्या कहलाती है, तो यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप शैवाल में अत्यधिक तीव्र वृद्धि एल्गी ब्लूम कहलाती है दोस्तों। और इसकी सबसे हानिकारक या नुकसानदेह बात यह है कि एल्गी ब्लूम अधिक होने के कारण उस पानी में O2 की मात्रा अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घटती जाती है, क्योंकि बहुत सारी जब एल्गी ब्लूम हो जाएगा तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की लगातार मात्रा घटती जाएगी और जीव नष्ट होते जाएंगे। तो ऑक्सीजन की इससे मात्रा क्या होती है दोस्तों, घटती है, कम होती है, और जीव क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो यूट्रोफिकेशन एक पर्यावरणीय समस्या है, अर्थात यूट्रोफिकेशन एक समस्या बनी हुई है पर्यावरण की दोस्त में। और ये दो प्रकार की होती है, पहला प्राकृतिक और दूसरा सांस्कृतिक। प्राकृतिक जो प्रकृति में अपने आप होते हैं, स्वतः होते हैं, भूक्षरण वगैरह, भूस्खलन वगैरह, बाढ़ वगैरह या किसी से ऐसी घटनाओं की वजह से जब यूट्रोफिकेशन होता है तो ये प्राकृतिक यूट्रोफिकेशन कहलाता है। और जब यही मानवगत अर्थात मानवीय क्रियाकलापों से होता है, जैसे बहुत सारे पोषक तत्वों के बैटरी वगैरह ये सब हम लोग उसमें फेंकते रहते हैं, पानी में बहुत से पोषक तत्व, दवाई वगैरह सब फेंकते रहते हैं, तो यही पोषक तत्व अनियमित मात्रा में या असंतुलित मात्रा में जब पानी में पहुंचता है तो ये एक प्रदूषण या संदूषक होता है। और यही दोस्तों संदूषक क्या क्या बन जाते हैं, ये एल्गी ब्लूम उत्पन्न करने में सहायक हो जाते हैं, इसलिए ये हानिकारक हो जाते हैं। तो ये दोस्तों तीनों चारों चीजें याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया, निकेत, आवास, अनुकूलन, अनुहरण, जैव संचयन जिसको बायो एक्युमुलेशन कहते हैं, जैव संधरण, बायो कंसंट्रेशन, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन दोस्तों। तो ये जरूर याद रखना, यूट्रोफिकेशन, बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों ये एग्जाम में आप देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, बार बार इनसे संबंधित लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जरूर पूछे जाएंगे, और विकल्पों में भी इसके ऑप्शन मिल जाते हैं, तो बहुत ही जरूरी है इनको ध्यान देना। और ऐसे हम लोग देख देख के ही तैयारी करते हैं, तभी हमारी तैयारी एक सही दिशा पकड़ती है। और तो एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, तो आप लोग जरूर याद करेंगे मुझे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।